नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों के हित से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने और 50% कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य कर्मियों को सेवाकाल में एक बार जिले के भीतर विशेष स्थानांतरण की छूट दी गई है, जबकि रायपुर की जोन में छोटे आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नेपाली, तिब्बती और भूटानी नागरिकों के लिए पहचान प्रक्रिया सरल की गई है। कर्मचारियों को जीवन काल में एक बार शिथिलीकरण और पदोन्नति लाभ देने का फैसला हुआ है। साथ ही निगमों को अपने लाभ का 15% हिस्सा राज्य को लाभांश के रूप में देना अनिवार्य किया है। इन फैसलों से राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में 8 विषय थे जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। जी, पहला विषय था ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का विषय था। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन के संबंध में इसमें ये विभाग द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र चलते थे उनको अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको उच्चीकृत किया जाना है। अब इसके तहत जो पूर्व में नियमावली थी इनकी, वो जो सुपरवाइजर सेवा नियमावली थी उसमें 50% सुपरवाइजर सीधी भर्ती से आते थे और 50% जिसमें से 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे। तो चूंकि अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं, वो पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में ही मर्ज हो जाएंगे, इसलिए नियमावली में एक छोटा सा परिवर्तन है कि पहले 40% जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे, तो अब पूरे 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आएंगे। तो इतना छोटा सा एक परिवर्तन इन्होंने अपनी नियमावली में प्रस्तावित किया था, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। दूसरा विषय ये आवास विभाग का विषय था कि रायपुर एवं उसके समीप के क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा परिसर बनना है उसमें फ्रीज जोन बनाया गया था। अब फ्रीज जोन में इसमें आंशिक ये संशोधन किया गया है कि इन क्षेत्रों में जो लो डेंसिटी हाउसिंग है, जो छोटे छोटे अपने लोग घर बना रहे हैं, उसको अलाउ किया जाएगा और जो छोटी दुकानें हैं उनको बनाने के लिए अलाउ किया जाएगा। और इसके लिए जो डिटेल मानक हैं वो आवास विभाग अपने स्तर से तैयार करे। इसके अलावा एक संसदीय और विधायी विभाग का मसला था। इसमें जो सत्रावसान किया गया था वो विचलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमति दी गई थी। आज इसको कैबिनेट के संज्ञानार्थ रखा गया। एक मत ये था विधायी विभाग का और दूसरा ये था कि राज्य स्थापना के 25वें यानी कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा का विशेष सत्र करने के लिए आज विधायी विभाग प्रस्ताव लेकर के आया था। तो इस पर निर्णय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें अधिकृत किया गया। तीसरा मत था ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में व्यवस्था ये है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ये जिला काडर है। तो इनका यदि 5 साल इनकी संतोषजनक सेवा इनकी अगर पूर्ण हो गई हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जीवन काल में मात्र एक बार इनका पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी और इसमें ये अपने काडर में जिस भी नए जनपद में अपने काडर में जाएंगे वहाँ पे सबसे जूनियर मोस्ट होंगे। इसके अलावा यदि रिक्त पद कहीं पर है तो पहाड़ से पहाड़ में स्थानांतरण किया जा सकेगा और मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण किया जाएगा। और इसके लिए जो मानक हैं वो इस तरह से विभाग द्वारा बनाए जाएंगे कि कहीं पे कोई विसंगति यानी कि यहाँ कहीं पे बहुत कमी या कहीं पे बहुत अधिकता न हो जाए, उसके लिए मानक विभाग के द्वारा तैयार किए जाएंगे। अगला मत ये कार्मिक विभाग का मत था। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी शिथिलीकरण नियमावली हमारे प्रदेश में है, जिसमें जो कर्मचारी अपनी 50% सेवा किसी पद में पूर्ण कर चुके हैं
उनको एक बार अपने जीवन काल में एक बार शीतलीकरण दिए जाने की व्यवस्था पूर्व से है। लेकिन कुछ विभागों में स्थिति ये बन रही थी कि एक पद से दूसरे पद में, ऊपर वाले पद में जाने के लिए एक निश्चित सेवा चाहिए, और पूरे जो अब तक की उनकी सेवा होगी उसकी भी एक सीमा थी, यानी कि 2 कंडीशंस उसमें लगी हुई थी। तो इसमें ये निर्णय हुआ था कि यदि एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिए मान लीजिए 6 वर्ष की सेवा चाहिए और 50% का शीतलीकरण यानी कि 3 साल का उसको शीतलीकरण मिल रहा है, तो दूसरा जो कंडीशन लगी थी उसमें भी 3 साल का शीतलीकरण उनको मिल पाएगा। मत ये था आपका, ये वित्त विभाग का मत था। उत्तराखंड राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु लाभांश वितरण नीति, तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई थी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि आपका पेयजल निगम, परिवहन निगम, वन निगम, सिडकुल, ऊर्जा निगम आदि, तो इनमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि जो कर के बाद जो लाभ उनका निकल के आता है उनकी बुक्स के हिसाब से, उसका 15% लाभांश राज्य सरकार को देना होगा। इस तरह की एक पॉलिसी वित्त विभाग लेकर के आया था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। पहले टोटल एसेट पे था, लेकिन उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती थी, तो अब इसको थोड़ा क्लैरिटी और लाई गई है इसमें कि अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उनकी बुक से निकल के आएगा ऑडिटेड अकाउंट के हिसाब से, जो प्रॉफिट टैक्स हटाने के बाद जो आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर में आयोजित सहकारिता मेले में शामिल हुए। मेले में विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठनों और मल्टी स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और प्रतिभागियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। जिससे हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा से जुड़कर इनका लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली के बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया कि 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत, जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद, इसकी MSP 42.90 रुपए प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ोतरी करके मंडुआ की खरीद 48.86 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सरकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के बढ़ते हुए भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। अभी सहकारिता मंत्री जी ने उसके बारे में बताया कि लगभग 3 गुना लोग आज सहकारिता के क्षेत्र में हमारे इस बैंकिंग सेवाओं से, सहकारिता विभाग से जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर अभी जो हमने लखपति दीदी बनाने का जो अभियान लिया था, वो अभियान हमारा 100% तेज गति से आगे बढ़ा। धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य और उनकी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई हैं। हाल ही में शिकायत मिलने पर एक परीक्षा की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यूसी ध्यानी की देखरेख में कराई गई और छात्रों के हित में परीक्षा रद्द की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी से तैयारी करने की अपील की है। युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने ही पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाईकोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और छात्रों के भी सुझाव लेंगे। उनकी दूसरी मांग थी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई को हम लोग पहले ही अग्रसारित कर चुके हैं। तो युवाओं के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं की तैयारियों में पूरे मनोयोग से लगे। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ पहले की तरह हमेशा न्याय होगा, हमेशा पारदर्शी तरीके से भर्ती। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कदम उठा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बिना पर्चे दवाइयां बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पतालों में स्वच्छता पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों में अलग अलग दिनों पर अलग रंग की चादरें बिछाई जाएं। मंत्री ने यह भी बताया कि 220 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है और 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। आगे 280 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी ताकि 225 तक डॉक्टरों की कमी पूरी हो सके। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए हैं। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी है। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। ये भी हमने किया है। सफाई के लिए भी अब हमने पूरी व्यवस्था कर दी कि हॉस्पिटलों की सफाई अच्छी हो। अभी हमने 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की है स्वास्थ्य विभाग में और इसी एक महीने में हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति देने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए। आजकल उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको 400 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। साथ ही हम 280 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं
हम ये चाहते हैं कि 2025 तक, दिसंबर तक, हमारे हर हॉस्पिटल में जहां भी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हमने नर्सिंग स्टाफ की पूरी कमी पूरी कर दी है, हमने फार्मासिस्ट पूरे भर दिए हैं, हमने एएनएम पूरे भर दिए हैं, हमने टेक्नीशियन पूरे दे दिए हैं, हमने वार्ड। उत्तराखंड में दीपावली तक जनता को सुगम और सुरक्षित सड़कें मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी सचिव रात 12 बजे तक कार्य की निगरानी कर रहे हैं और 2 अधिकारियों को अतिरिक्त रूप से लगाया गया है। मसूरी मार्ग जैसे उदाहरणों में साबित हो चुका है कि अधिकारी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जोशी ने भरोसा दिलाया है कि 20 अक्टूबर तक सभी प्रमुख सड़कें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजीओसी के अधिकारियों को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है सारा, तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए मसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी। उत्तराखंड शासन ने देर रात बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 44 आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। हरिद्वार की सीडीओ आकांक्षा कोंडे को डीएम बागेश्वर, अंशुल सिंह को डीएम अल्मोड़ा और ललित नारायण मिश्र को सीडीओ हरिद्वार नियुक्त किया गया है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गब्रियाल को ग्राम्य विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि कुंभ मेला अधिकारी सोनिका को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाया गया। शासन ने इसे प्रशासनिक कार्यकुशलता और तेज निष्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। सभी अधिकारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। वही विरासत सांस्कृतिक संध्या के दूसरे कार्यक्रम में प्रख्यात संतूर वादक पंडित अभय रुस्तम सोपेरो ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उन्होंने राग नंद कौंस से कार्यक्रम की शुरुआत की और आलाप जोड़ विलंबित झपताल में संतूर वादन प्रस्तुत किया है। पंडित सोपोरो ने अपने पिता पंडित भजन सोपोरी द्वारा रचित कुछ छंद भी बजाए। उनके साथ तबले पर पंडित मिथिलेश झा ने संगत दी। पंडित अभय सोपोरी भारत की प्राचीन सोपोरी सूफियान संतूर परंपरा के वर्तमान खलीफा हैं, जो अपने वादन में गायकी और तंत्रकारी का सुंदर संगम प्रस्तुत करते हैं। विरासत फेस्टिवल में पहली बार परफॉर्म करने के लिए मुझे बुलाया गया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि देहरादून में कई बार आया हूँ, लेकिन इस फेस्टिवल में पहली बार आना हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हमारे देश के इतने सारे कलाकारों, सभी एज ग्रुप्स के, हमारे यंगस्टर्स, हमारे एमिनेंट आर्टिस्ट, हमारे सीनियर लेजेंड्स हमारी कंट्री के, मेरे फादर साहब पंडित भजन सोपोरी जी भी कई बार यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। तो अपने आप में मंच बहुत डिफरेंट होता है, जो कलाकारों से हमेशा भरा रहा हो। और आज ऑलमोस्ट 3 दशक हो गए। तो इधर देहरादून में विरासत महोत्सव में भारी भीड़ उमड़ गई है। आयोजन स्थल के आसपास क्षेत्र पूरी तरह पैक हो गए हैं और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। वाहनों की रफ्तार सामान्य से बहुत धीमी हो गई है, जिससे 5 मिनट की दूरी तय करने में घंटों का समय लग रहा है। आयोजक और पुलिस भीड़ नियंत्रण में जुटे हुए हैं, लेकिन उत्साही लोग महोत्सव का आनंद लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। यह दृश्य महोत्सव की लोकप्रियता और लोगों की संस्कृति व विरासत में रुचि को दर्शा रहा है। तो अब रुख करते हैं हल्द्वानी का, जहां सांस्कृतिक रंगों से सज चुका है कुमाऊं द्वार महोत्सव।
5 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में स्थानीय कला, संस्कृति और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी आज महोत्सव का शुभारंभ किया, जबकि 15 अक्टूबर को देश भर में अपनी आवाज से पहचान बना चुके गायक पवनदीप राजन सुरों की महफिल सजाएंगे। हल्द्वानी के लोग इस उत्सव को लेकर बेहद उत्साहित हैं और पूरे शहर में इस समय उत्सव जैसा माहौल है। रंग, संगीत और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। ज्वालापुर विधानसभा में यूथ कांग्रेस के जिला चुनाव प्रभारी एडवोकेट रविशंकर के आगमन पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस के चुनाव 10 नवंबर से शुरू होंगे, जिनका उद्देश्य युवाओं को संगठन से जोड़ना और उन्हें नेतृत्व के अवसर देना है। रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। कार्यक्रम में कार्यकर्ता अबरार अली ने जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की, जबकि वरिष्ठ नेता महबूब आलम ने कहा कि ये चुनाव पार्टी को नए जोश और ऊर्जावान नेतृत्व प्रदान करेगा। देखिए, ये पार्टी की बहुत अच्छी पहल है और कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं भी पार्टी के लिए काम करूं, कोई पद हासिल करूं, किसी पद पे पदासीन होकर मैं पार्टी की सेवा करूं। तो इस चीज़ को मैं बहुत ही राइट वे में देखता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति, एक मजदूर गरीब का बच्चा भी जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन करता है, और अगर मुझे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो मैं जिलाध्यक्ष पद पर अगर काबिज होता हूं तो मुझे पार्टी का काम जनता तक पहुंचाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है इस कॉन्सेप्ट में। अभी प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। 8 से 14 तक हम प्रचार कर रहे हैं कि भाई यूथ कांग्रेस का चुनाव होने वाला है। फिर 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 24 से 30 तक नॉमिनेशन चलेगा, और 24 से ही 30 तक अगर जो किसी के नाम पर आपत्ति है, किसी के ऊपर FIR है, तो उनकी कंप्लेंट करके उनके सिस्टम में रोका भी जा सकता है। फिर इसके बाद 1 तारीख को जो है नॉमिनेशन फीस जमा हो जाएगी, और 5 तारीख 1 से 5 तक स्क्रूटनी चलेगी। 5 तारीख को फाइनल जो भी मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो है 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक वोटिंग होगी। उसमें सभी जो लोग हैं वो वोट डाल पाएंगे, और जब वोट डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव बनेंगे। ये पहले तो नियुक्तियां ही होती थी, लेकिन राहुल जी जब आए तो उन्होंने 2008 से ये शुरू किया। पंजाब में सबसे पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट हुआ, तो उसमें वहाँ कामयाबी मिली। फिर इसके बाद गुजरात में हुआ, फिर राजस्थान, इस तरह फिर एक एक करके हर स्टेट में धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी पूरे देश में सब जगह हमारे यहाँ चुनाव से ही जो है जो हमारी फिलहाल बैठक हुई है, ये बैठक अभी से आगाज हुआ इस बैठक का। पिछले जब इलेक्शन हुए थे, कुछ लोगों ने शिकायतें की थी कि हमें पता नहीं लगा इलेक्शन कब हुआ, कब वो मेंबरशिप लॉन्च हुई, कुछ पता नहीं लग पाया। अब ये 5 दिन से तक हमारा प्रचार चलेगा, और जिस तक भी ये बात हमें पहुंचानी है वो आप लोगों के माध्यम से, ऐसी छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से ये बातें वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। राहुल गांधी जी प्लेटफॉर्म दिया, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी आज कोई प्रदेश का अध्यक्ष बना, कोई प्रदेश का महासचिव बना, कोई जिलाध्यक्ष बना, और इन्हीं जिलाध्यक्ष के माध्यम सिलगुई नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद सफाई व्यवस्था चरमरा गई। शहर में बीमारियों और दुर्गंध फैलने से रोकने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित चौधरी ने खुद मोर्चा संभाला। सुमित कूड़े से भरे वाहन का स्टीयरिंग संभालते हुए गली गली कूड़ा उठाते और शहर से बाहर निस्तारित करते नजर आए। उनका ये कदम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों की सराहना भी मिली। सुमित ने सत्ता पक्ष पर सौतेला व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए। स्थानीय लोग उनके इस प्रयास को महामारी से बचाव और शहर की स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। व्यवस्था हो पा रही है? देखिए जी, पिछले 2-3 दिन से जीरो वेस्ट कंपनी है एक हमारे यहाँ, उसके कर्मचारी हड़ताल पे थे। तो आज सुबह हम उनसे बात करनी पूरी कोशिश करी। अध्यक्ष जी ने भी आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन में तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। 3 महीने की तनख्वाह हमने उनकी डालने का वो बना दिया, लेकिन वो नहीं माने। फिर हमने क्या करना था, हमें उस पर ग्राउंड जीरो पे उतर के काम करना पड़ा। अध्यक्ष जी ने बोला कि चलें भाई ट्रैक्टर लेके, तो मैं खुद से भी ड्राइवर हूँ ट्रैक्टर का, और अध्यक्ष जी ने ट्रैक्टर चलाया तो हमें बैठना पड़ा। हम उनके सहपाठी हैं, हम उनसे अलग नहीं चल सकते। बीमारियां फैल सकती है, क्या कहोगे? गंदगी तो है ही है, गंदगी इतनी है कि आपने देखा ही होगा अभी कितना कचरा था। अब उसके कारण हमें भी दौड़ चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया और जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।